नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज बात करेंगे आपके साथ में कि ब्लैक मनी आखिर बनता कैसे है और हवाला कारोबार जो बार बार आप सुनते हैं वो है क्या। इसके साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग कैसे होता है, बिजनेसमैन टैक्स की बचत कैसे करते हैं और कैसे बैंक से लोन लेकर के फिर वो घपला कर देते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कहा जाता है। साथ ही साथ इसको नियंत्रण रखने के लिए जो संस्था है वो कैसे काम करती है और भारत से ये पैसा भारत से आ जाता है मॉरिशस, ये पैसा भारत से चला जाता है स्विट्जरलैंड, भारत से चला जाता है अमेरिका, यहाँ से चला जाता है ब्राज़ील, अर्जेंटीना। ये गेम आखिर है क्या। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि भारत से पैसा मॉरिशस भेजना है, भारत से पैसा सिंगापुर भेजना है, तो इसको डायरेक्ट नहीं भेजते। पहले यहाँ से पैसा भेज देंगे बांग्लादेश, फिर यहाँ से चला गया चाइना, चाइना से चला गया कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से सऊदी अरब, यहाँ से नाइजीरिया और फिर आ गया यहाँ पर। इससे क्या फ़ायदा हुआ। इतना जगह एजेंट को कमीशन दिए तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये बड़ा सवाल होगा। तो चलिए सबसे पहले समझिए कि टैक्स की चोरी होती क्यों है। अमूमन भारत में अगर आप देखेंगे तो दो ही प्रकार का टैक्स होता है भारत में। एक आप डायरेक्ट टैक्स देते हैं और दूसरा आप इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं। सारे लोग टैक्स देते हैं, ऐसा नहीं सोचना है कि जो इनकम नहीं कर रहा नहीं देता है। टैक्स भारत में हर सामान जो आप खरीद रहे हैं तो उसमें एक इनडायरेक्ट टैक्स लगा हुआ है। आप जीएसटी दे रहे हैं, आप होटल में खाना खाने जा रहे हैं, प्लेन की यात्रा कर रहे, कुछ भी कर रहे हैं। कोई अगर आप एक टूथब्रश भी खरीद रहे हैं तो उसमें टैक्स जमा कर रहे हैं, बिजली बिल में भी टैक्स जमा कर रहे हैं। तो वो इनडायरेक्ट टैक्स से जो आप दे रहे हैं वो सब कोई को देना है। गरीब है अमीर है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं कि आपको टैक्स नहीं देना। आप कार्ड दिखा दीजिए, ऐसा सुने हैं कभी कि बीपीएल कार्ड दिखा दीजिए पेट्रोल पंप में तो टैक्स नहीं लगेगा। सरकार उससे निपटने के लिए कैश सब्सिडी दे रही है। गरीबों को क्या कर रही है, अकाउंट में पैसा दे दी 10,000 15,000 रुपया। आपको तेल की लेकिन कीमत वही देना है जो सभी लोगों को देना पड़ रहा है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में चोरी हो जाता है। अब डायरेक्ट टैक्स में चोरी होता कैसे। आप इनकम टैक्स देना है आपको, ये डायरेक्ट टैक्स है। ये प्रॉपर्टी आप सामान खरीद रहे हैं ना, जमीन खरीदे, मकान खरीदे, फ्लैट खरीदे, बंगलो खरीदे, तो इसमें आपको टैक्स देना है। अगर आपने 5 करोड़ की बंगलो खरीदी तो उसमें एक टैक्स लगेगा, प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा। तो यहाँ पर एक टैक्स की चोरी का जगह बन जाता है। तो लोग क्या करते हैं कि 5 करोड़ के जगह पर वो कागज बनाए 1 करोड़ का, तो 1 करोड़ पर ही सरकार को टैक्स दिए। मान लीजिए कि 10% टैक्स देना है तो 10 लाख रुपया दिए। 4 करोड़ रुपया उसने कच्चा में दिया, तो कच्चा में जो पैसा दिया उसका टैक्स नहीं लगना है, तो सरकार को 40 लाख का नुकसान हो गया एक बंगलों को खरीदने बेचने में। दूसरा तरीका होता है जो कॉरपोरेट में क्या नियम है कि अगर, और सरकार के नियम भी ऐसे ही बने हुए हैं ना भारत में, कि आपकी इनकम अगर 10 लाख रुपये तक है, 20 लाख रुपये तक है, तब तो टैक्स ज़्यादा नहीं देना है। लेकिन जैसे ही आपका इनकम 50 लाख हो जाता है तो 20 लाख के ऊपर जो इनकम हो रहा है, मतलब रेस्ट ऐसे समझिए कि आपका शुरू का 20 लाख, जो आप शुरू में 20 लाख कमा रहे हैं, इस पर मात्र 5% टैक्स लग रहा है, 3% टैक्स लग रहा है। लेकिन इसके ऊपर जो 30 लाख रुपया है इसमें गवर्नमेंट डायरेक्ट 30% टैक्स लेती है। अगर 50 लाख रुपया आपका इनकम है तो उसमें 30% तो इनकम टैक्स चला गया, तो मतलब आपके कितने टैक्स चले गए। तो आपको 15 लाख रुपया सरकार को दे देना है। और अगर किसी की इनकम 1 करोड़ है तो उसको क्या होगा, 80 लाख पर टैक्स लगेगा, 24 लाख रुपया देना है। अब ऐसे ही जोड़ते जाइए आप। अगर किसी की इनकम 100 करोड़ रुपये है बड़ी बड़ी कंपनी की, तो उसको 30 करोड़ रुपया निकाल करके गवर्नमेंट को दे देना है। यहाँ पर वो 30 करोड़ कोई इतना मुश्किल से कमाया तो पैसा देना चाहेगा, वो तो नहीं चाहेगा। अब क्या होता है, वो टैक्स की चोरी करना शुरू करता है।
और टैक्स की चोरी करना कैसे शुरू करता है? तो हवाला कारोबार से करेगा। कैसे करेगा? तो जैसे आप भारत में रहते हैं और आप इलीगल मार्केटिंग कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको कैसे करना होगा? आप हवाला कारोबार को एजेंट के थ्रू करेंगे। आप किसके थ्रू करना चाहते हैं? आप एजेंट के थ्रू करेंगे, और ये पूरा विश्वास पर होगा। ये पूरा विश्वास पर होगा। भारत में इसके 3 केंद्र हैं, केरल, दिल्ली और मुंबई, जहां से कारोबार हो रहा है। बेसिकली हवाला कारोबार में होगा क्या? तो इसमें ये होगा कि हम भारत से पैसा भेजना चाहते हैं, सोचिए कि मॉरिशस। तो हमारा जो यहाँ के एजेंट होंगे उनको हम कांटेक्ट करेंगे, बोलेगा लाइए भैया हम भेज देते हैं, उसके बदले में कुछ टैक्स ले लेगा। जैसे आपने उनको यहाँ पर 50 करोड़ रुपया दे दिया, आपने बोला कि इस पैसे को आप मॉरिशस भेजिएगा, तो हम आपको इसके बदले में 1 करोड़ रुपया बेनिफिट देंगे। मतलब हम आपको 50 करोड़ दे रहे, आप हमको वहाँ पर 49 करोड़ भेज दीजिए मॉरिशस में। तो ये पैसा यहाँ से जाएगा कैसे? सूटकेस में भर के? ये समस्या है। तो हवाला कारोबारी क्या करते हैं कि अपना वो नेटवर्क रखते हैं। अब ये पैसा डायरेक्ट अगर हम मॉरिशस भेजने में हमको दिक्कत हो रहा है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे? हम इसके लिए एक दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे? हम इसके लिए एक दिमाग लगाएंगे कि क्यों ना इस पैसे को अलग अलग लिंक से भेजा जाए। मैंने पहले इस पैसा को भारत से भेज देंगे नेपाल, और ये नेपाल कैसे जाएगा? तो इसमें सिर्फ एक फोन के माध्यम से काम हो जाएगा, एक मैसेज से काम हो जाएगा। एक हम जैसे कि जो कारोबारी है, इसका कोई बंदा वहाँ होगा जिसको पैसा देना है, और वो एक नेटवर्क के थ्रू जा रहा है। तो ऐसे ही समझिए कि एक कारोबारी है और इसको पैसा भेजना है डी को, तो ये एक व्यक्ति के पास जाता है जो इस प्रकार का खेल करता है, वो है बी। तो ये बी से मिलता है, ये इसको एक कोड बता देता। कुछ भी पुराने जमाने के पिक्चर में कोड होता था ना, लोहा गर्म है, नोट का नंबर बता दिया, आधा नोट फाड़ करके बता दिया, कुछ भी कोड हो जाता है। एक कोड इसको दे दिया, तो अभी ये व्यक्ति अभी अपनी सेटिंग कर रहा है, इसको एक कोड मिल गया। अब ये कोड इसको बता दे रहा अपने आदमी को। ये आदमी क्या कर रहा है कि पहले ये अपने एजेंट के थ्रू पैसा को ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट किया, यहां से ऑस्ट्रेलिया चला गया पैसा। कोडिंग से हो रहा है, विश्वास पर हो रहा है। किसी को फोन कर दिया कि हमारे एक व्यक्ति आएंगे, उसको आप 49 करोड़ पेड कर देना। अब ये दूसरे एजेंट को यहां से पैसा चला गया, ऑस्ट्रेलिया से वहां से चला गया ये इंडोनेशिया। ये पैसा इंडोनेशिया चला, फेथ पर हो रहा है पैसा, मतलब सूटकेस नहीं जा रहा है कहीं। आप जो ट्रांजेक्शन आजकल क्या करते हैं, आप कैसे कर रहे हैं? डिजिटल। तो डिजिटल में सोचिए काम हो रहा है, फोन हो गया, और बीच में कमीशन उसको देते गए। तो 50 करोड़ रुपया जो था, उसमें इस व्यक्ति ने बोला कि हम 1 करोड़ रुपया आपको दे दे रहे हैं, आपको खाली पैसा पहुंचा देना है हमारा नेपाल। और इसके लिए ये 2 देश से होकर के फिर यहाँ के एजेंट को बोला गया, ताकि कोई कहाँ से पकड़ाएगा ये पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि नेपाल में तो डायरेक्ट पैसा गया नहीं है, वो तो आया है कहाँ से? इंडोनेशिया से। तो इंडोनेशिया में पहले खोज करना होगा, फिर इंडोनेशिया वाले कोई पकड़े जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया पता चलेगा, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया आएगा, और इसी बीच में इतना कानून का झमेला है कि उस देश में पुलिस जाएगी, वहाँ खोज करेगी। ये नहीं है कि बिहार से आया झारखंड, बिहार पुलिस चली गई महाराष्ट्र और जांच करके आ गई, ये वो वाला मामला नहीं रहता है। तो यहाँ पर हवाला कारोबारी मोटी रकम कमाते हैं और इलीगल पैसा को क्या कर दिए? लीगल कर दिए। माने इलीगल पैसा को उसने लीगल तरीके से भेज दिया, इलीगल तरीके से इलीगल कर दिया वहाँ। और ऐसे करते हुए बिजनेसमैन की 10 जगह में प्लांट लगी हुई है, बड़ी बड़ी कंपनी 75 देश में अपना कारोबार कर रही है। तो वो कंपनी इसमें हम और आप थोड़े कर रहे हैं पैसा,
ये बड़ी कंपनी कर रही है, मान ली सीमेंट की कंपनी है, उसकी 40 देश में प्लांट है और 40 देश में उसका पैसा जाना चाहिए, तो वो कैसे काम कर रहा है? वो इसी प्रकार से काम कर रहा है। और वो लोग बैठ करके, जो मेन एजेंट है, वो बैठ करके साल में एक बार, 2 साल में एक बार बैठ करके अपना हिसाब कर लेगा कि उससे किसको दिलाना है। इससे मान ली कि वो किसी से पा रहा है, वहां से उसको पेमेंट ले लिया, या उसका कारोबार इंडिया में हो रहा है, अब इंडिया में किसी को पैसा भेजना है तो इसी के थ्रू भेज दिया। तो इसने अगर किसी का पैसा बाहर भेजवाया है तो फिर वहां से पैसा भारत आया है, तो बीच में तो एक व्यक्ति बैठा हुआ है। तो ये हवाला कारोबारी ये एक नेटवर्क चला रहे हैं जो विश्वास पर चल रहा है, और इससे भारत सरकार को डायरेक्ट नुकसान हो रहा है। क्योंकि एक तो कि अरबों रुपया का खेल होता है, ये 1 लाख 2 लाख वाली बात नहीं है। तो एक तो तरीका ये होता है हवाला में, लेकिन इससे भी बड़ा कारोबार मनी लॉन्ड्रिंग का होता है। मनी लॉन्ड्रिंग का कारोबार में क्या होता है कि अब इलीगल को वैलिड करना है। आपके पास 100 करोड़ रुपया है, उसको हमको रेगुलराइज कर देंगे कि नहीं सही पैसा है, टैक्स पे ही पैसा है, एकदम सही है। कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे कि कोई एक फेक कंपनी, मतलब वो कंपनी कागज पत्थर में चल रहा है, छोटी मोटी कंपनी एक बना दिए, जीएसटी नंबर ले लिए, जमीन ले लिए, 1-2 मशीन लगा दिए, एक दिखावा कर दिए, अच्छा ऑफिस हो गया। उसके बाद क्या करना है कि इस कंपनी में कुछ एम्प्लॉय को रखे, मान लीजिए कि 50-100 एम्प्लॉय दिखा दिए, हमको अभी कोई घोटाला करना है, 50-100 एम्प्लॉय दिखा दिए, और वो सारे एम्प्लॉय को दिखाने के बाद ट्रांजैक्शन किए, उसकी चार्टेड अकाउंटेंट के साथ मिलकर के एक अच्छा सा रिपोर्ट कार्ड बना लिए। स्कूल की रिपोर्ट कार्ड होती है ना, वैसे आपका कितना इनकम हुआ, बैलेंस शीट इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, तो बैलेंस शीट बना लिए। और ट्रांजैक्शन शो करने के बाद मेंटेनेंस भी दिखाने लगे। जब कंपनी का 1 साल 2 साल हो गया, तब हम लोन के लिए अप्लाई किए बैंक में कि हमको एक, और इसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्ट लोन बैठाना है, हमको बैठाना है प्रोजेक्ट लोन। एक प्रोजेक्ट है हमारा, कुछ भी एक पापड़ बनाने का प्रोजेक्ट है, 200 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट है। कुछ बैंक मैनेजर को भी शामिल कर लिए कि हमको दिला दीजिए, देख लीजिए, आपको भी कुछ देंगे। अभी सारे जगह पर देने की बात करनी है, क्योंकि कभी देना ही नहीं है। ये तो कमाने की दिमाग लगाए हुए हैं। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन भारत में, अभी किसान 50,000 रुपया लोन ले तो बैंक वाले उसको तब तक परेशान करते हैं जब तक कि वो आत्महत्या नहीं कर ले, वो उसको मरना पड़ेगा। पूरे गांव में हल्ला करेंगे, 5-5 हजार रुपया में किसान सुसाइड कर लेता है, और 5-5 हजार करोड़ रुपये लेकर के विजय माल्या इत्मीनान की जिंदगी जी रहे। वो बताते को लंदन बोलता है हमारे यहाँ तो कानून ही नहीं है कि भैया आपको हम देंगे, वापस तो करेंगे नहीं आदमी। तो इतना बड़ा बड़ा पैसा मिलता कैसे? ये तो आप विजय माल्या का नाम चर्चा में आ गया। हर शहर में ऐसे विजय माल्या बैठे हुए हैं जिनके पास 200-400 करोड़ रुपया बैंकों का, जिसको एनपीए बोला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है। मैंने बैंक लोन दिया और बैंक भूल गया, खास करके सरकारी बैंक। आज प्राइवेट इसी कारण से ना लोग सोच रहा है कि सरकारी बैंक में सब कुछ होते हुए भी घाटा में का है, और प्राइवेट बैंक में कम आदमी है, कम शहर में है, और दुनिया भर का उसको प्रॉफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि सरकारी बैंक में लोगों के दिमाग में कि अगर पैसा डूब ही गया तो मेरा पेमेंट से थोड़ा नुकसान है, सरकार का गया, पब्लिक का टैक्स गया। तो यहां पर लोन ले लिए, लोन लेने के बाद अब दिखाना शुरू किए कि पैसा जो लगाए हैं ये पैसा हमको नुकसान दे रहा है, हमको लॉस हो रहा है, जबकि लॉस होता नहीं है, लॉस दिखाया जा रहा है।
लॉस हुआ नहीं, लॉस दिखाया गया, और ये लॉस जो दिखाया गया फिर कंपनी को हम बोलेंगे बंद हो गया, और इसको इसी पैसे से हम कोई दूसरा कारोबार पैरेलली खड़े कर रहे हैं। तो जब सारा कुछ हो जाएगा तो विजय माल्या का 5 जहाज को बेच दीजिए, उससे 2-3 करोड़ आएगा, खुश हो जाइए। अब 1500 करोड़ रुपया SBI का लोन है, 1000 करोड़ रुपया केनरा बैंक का है, 400 करोड़ रुपया बैंक ऑफ इंडिया का, ऐसे करके 50 बैंक को पैसा लेके चला गया। सिर्फ वो चला गया नहीं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो भारत के मुंबई, बेंगलोर, जिस शहर में देखिएगा तो बैठे हुए हैं पैसा लेकर के। उनका काम यही है कि हर बार वो पैसा तो बैंक से लेते हैं और फिर अपनी कंपनी को दिवालिया घोषित कर देते हैं, लेकिन वो पैसा तब तक वो कोई महंगा प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, लेकिन वो दूसरे के नाम से खरीद लिए, और वो कच्चा, जैसे कि वो है जितनी महंगी उतनी महंगी का कागज नहीं दिखाए, जो हमने शुरू में बताया। तो मनी लॉन्ड्रिंग मतलब अवैध धन को, जो गलत पैसा है उसको वैध बना करके, वैलिड करके असली मालिक को दे दिए। मैंने किसी भी नाम से फेक कंपनी खोल लिए, मेंटेनेंस दिखाना शुरू कर दिए, और कंपनी के अगेंस्ट में लॉस दिखा दिए। अब देखिए ये पैसा जाएगा कहाँ? यहीं पर खेला है कि ये पैसा मान लीजिए हम भेज दिए कहाँ? मॉरिशस। हम इसको भेज देते मॉरिशस, तो यहाँ आ गया पैसा। हम भेज देते स्विट्जरलैंड, यहाँ चला गया पैसा। तो इसको टैक्स हेवन कंट्री कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्रोत नहीं बताएंगे, इसका वही व्यापारी है। जैसे आप चोरी किए, चोरी का माल ही हम बेचेंगे। जैसे चोर बाजार है ना, कलकत्ता में, दिल्ली में चोर मार्केट है, तो वहां पर आप कोई भी सामान मिल जाएगा। उसी प्रकार से टैक्स की चोरी करके हम भेज दिए किसी दूसरे देश में हवाला के माध्यम से, मनी लॉन्ड्रिंग किए अपने देश में, घोटाला कर दिए। घोटाला करने के बाद वो पैसा हमको भेजना है स्विट्जरलैंड, हमको वहां रखना है। तो हम क्या किए, यहाँ एजेंट को पकड़ लिए, और एजेंट को हम बोले कितना कमीशन देंगे। ये एजेंट अपना नेटवर्क इसका ऑस्ट्रेलिया में है, पहले वो पैसा ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। वो सिर्फ फेथ से हो रहा है कि 100 करोड़ रुपया तुमको देना है किसी को, एक कोड बता दिया, उस कोड से फिर ऑस्ट्रेलिया से पैसा भेज दिया नेपाल में, नेपाल से भेज दिया मंगोलिया में, पैसा को 10 जगह घुमा दिया, टूर करा करके ले गया स्विट्जरलैंड। ऐसा टूर इसलिए कराया कि कभी कभी एक एजेंट पकड़ा भी जाता है तो वहां से चैन इतना बड़ा, जैसे हम सिर्फ बी को जानते हैं, तो उसके बाद बी ने किसको दिया ये हम थोड़े जानते हैं। हम तो बी को जानते हैं, तो बी पकड़ा गया। बी ने पैसा सी को दिया तो सी को पकड़ना पड़ेगा, सी ने डी को दिया। हमारा वास्तविक रूप से पैसा कहां पहुंचा, कैसे पहुंचा है हमको थोड़े पता है, और स्विट्जरलैंड बताएगा नहीं। तो चुनाव के समय में लोग बोल देते हैं कि हमारे पास चिट्ठी रखा हुआ है, हम आपको दिखा देंगे लिस्ट। चुनाव के समय नेता बोल देते हैं, लेकिन कोई देश दिखाया है बताइए? अभी हाल में आया था ना कि ग्वाटेमाला में अमिताभ बच्चन का भी पैसा है। चूंकि फेमस नाम इसलिए हमने आपको बता दिया, उन्होंने इस पर क्लेरिफिकेशन भी दिया है। आजकल छोटी छोटी चीज़ों के नाम लेने से विवाद हो जाता है। भारत में ये लीक होती है, वहाँ से कोई सूचना लीक कर दिया, स्विस अकाउंट में पैसा चला गया है, ग्वाटेमाला में चला गया, किसी का पैसा ब्राज़ील में चला जाता है, किसी का पैसा कहीं चला जाता है। चूंकि आप भारत में पैसा रखेंगे तो पैसा कहाँ रखिएगा ये बताइए? आप पैसा कहीं भी रखेंगे, या तो आप घर में नोट भर भर करके रखिए, सोना खरीदिएगा, जमीन खरीदिएगा, तो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि आधार कार्ड से सारे अकाउंट लिंक हो रहे हैं। तो आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो पैसा अल्टीमेटली बैंक में जा रहा है। तो बैंक में जो पैसा जा रहा है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सोचिए कि 100 करोड़ रुपया प्रिंट की है, और 100 करोड़ रुपया में से आरबीआई ने 100 करोड़ रुपया प्रिंट किया, और इस 100 करोड़ रुपया का जब हम हर डिपोजिशन को चेक कर रहे हैं कि हमारे आरबीआई में कितना पैसा है, बैंक में कितना है,
पोस्ट ऑफिस में कितना है, क्योंकि पैसा कहीं भी लगाएंगे तो बैंक में ही जाएगा ना। और अगर इस 100 करोड़ का हिसाब नहीं मिल रहा, सारे डिपॉजिट मिला करके 40 करोड़ का ही पता चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि 60 करोड़ रुपया लोगों ने छुपा कर रखा है। यही है देश का ब्लैक मनी, यही है काला पैसा जिसमें टैक्स नहीं दिए। आप या तो घर में छुपा कर रखे या बाहर भेज चुके हैं, तो कागज का नोट का कमी हो गया है। जितना ज्यादा कागज का नोट छापेंगे उतना ज्यादा नुकसान होगा, मुद्रा की वैल्यू घटेगी। इसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे आपके लिए। और अगर अभी कभी सुनते हैं कि जाली नोट आ गया, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब कैलकुलेशन करती है कि हम छापे हैं 100 करोड़ और जब बैंकों का डिपॉजिट चेक कर रहे हैं तो 200 करोड़ रुपया है, ये आया कहाँ से? इसका मतलब है कि 100 करोड़ जाली नोट किसी ने भेज दिया है। अभी आप बोलिएगा सर नोट छाप के भेज दिया तो ठीक ही ना काम हुआ, ठीक काम नहीं हुआ। फिर तो सब देश कागज खरीद लेगा और बोरा का बोरा नोट छाप करके देते रहेगा। फिर तो आपके घर में 2-2 करोड़ रुपया छाप करके सरकार को देने में क्या दिक्कत है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपकी जितना ज्यादा नोट छापेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है, हम आपको एक अलग वीडियो में इसको समझाएंगे। तो ये आज बेसिकली बता रहे कि हवाला कारोबार और मनी लॉन्ड्रिंग, इसको पकड़ने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है, FATF होता है। ये देखता है कि जो पैसा आया हवाला से, भारत में भी तो आया। अब भारत में आतंकवाद में कैसे आएगा? कश्मीर में आतंकवादियों को पत्थर फेंकने के लिए पैसा देना है। देखिए बहुत आसान काम है ना, हम पत्थर फेंकेंगे तुम हमको पैसा दोगे, तो बहुत ईजी, चलो उठा के पत्थर फेंकते हैं। तो पत्थर फेंकने वाले गैंग को पैसा कैसे मिलता है? तो जो हवाला कारोबारी बैठा हुआ है नेपाल में, पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान ने डायरेक्ट इंडिया वाले एजेंट को कांटेक्ट नहीं किया, वो जल्दी पकड़ा जाएगा, इसमें गुप्तचर एजेंसी लगी हुई है। तो पाकिस्तान वाले ने भी उसी गेम को खेला। उसने पहले ईरान को बोला, यहाँ पर इसका मैंने ईरान को बोला इन द सेंस हुआ कि उसका जो संगठन के लोग बैठे हुए हैं, ईरान से पैसा को भेज दिया साउथ कोरिया, वहाँ से आ गया थाईलैंड, यहाँ से चला गया बांग्लादेश, यहाँ से आ गया इंडिया। और ये पैसा सुटकेस नहीं चल रहा है, फोन से काम हो रहा है। आतंकवाद की फंडिंग ऐसे होती है। जो भारत में पत्थर फेंको गैंग है, जो आप देख रहे थे कि कोरोना में डॉक्टर के ऊपर पत्थर फेंक रहा था, इसके पास फंडिंग कहाँ से आता है? ये हवाला वाला पैसा आता है। हवाला में सिर्फ पैसा भारत से बाहर जा रहा है ऐसा नहीं है, दूसरे देश से भारत के अंदर भी आ रहा है। वहाँ फोन से बात हो गया कि इसको इतना रुपया दे दो, तो यहाँ पर जो एजेंट बैठे उसको पैसा मिल गया। ये तो बैंक से हुआ नहीं, ये तो फोन से काम हुआ। और यही पैसा को पकड़ने के लिए FATF बनाया गया है। अब जितना ज्यादा किसी देश में आतंकवादी का पैसा आएगा, आतंकवादी के लिए आएगा, उस देश को यूनाइटेड नेशन वार्निंग देती है, जिसको ग्रे लिस्ट बोला जाता है। आप वार्निंग में आ गए। जैसे होता है ना कि 120/80 आपका ब्लड प्रेशर है, अभी 130/90 हो जाता है तो बोलता वार्निंग है, शरीर को वार्निंग है। अभी 160/100 हो जाएगा तो आप अंतिम चरण में है। तो वैसी यूनाइटेड नेशन वार्निंग देती है कि आप आतंकवाद के मामले में पकड़े गए हैं, पाकिस्तान आप पकड़े गए हैं, तो अभी आप तो ग्रे लिस्ट में, वार्निंग में हैं। आपके यहाँ लोग इन्वेस्ट करने से डरेंगे कि ग्रे लिस्ट वाला क्या बन जाएगा, ब्लैक लिस्ट बन जाएगा। तो जब ब्लैक लिस्ट हो जाएगा तो आपके यहाँ तो कोई पैसा डालने आएगा नहीं। कोई भी देश, जो यूरोपियन कंट्री है, जो अमेरिकन कंट्री है, जो इधर साउथ अमेरिकन है, वो पैसा लगाएगा नहीं आपके देश में। और जब पैसा लगाएगा नहीं तो क्या होगा? आपकी इकोनॉमी फ्लॉप करेगी, GDP नीचे रह जाएगा, रोजगार नहीं मिलेगा, लोग त्राहिमाम करेंगे, आपकी रुपया की वैल्यू नहीं रहेगी, देश का पतन हो जाएगा। तो अगली वीडियो में इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग टॉपिक बताएंगे। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से बताइएगा। थैंक यू।